समुद्रगुप्त भैया जी, इसी को कहा जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया, बताएंगे जरा किसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कौन है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, जिसको हम इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहते हैं। ये बच्चे किसके द्वारा लिखा गया था? आप कहेंगे जी इनके दरबारी थे हरिशेन। हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में रचना दी, और इस लेख की जो रचना हुई वो कहां पर हुई? इसकी रचना हुई कौशाम्बी में। कहां पर रचना इसकी की थी हरिशेन ने? कौशाम्बी में। क्या बोलोगे? कौशाम्बी में रचना हुई। ठीक है, और इसमें जो वर्णन मिलता है वो वर्णन किसका मिलता है? आपका क्या बोलेंगे, किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। और जहांगीर के अलावा बच्चे क्या बोलोगे? जहांगीर के अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें रानी अभिलेख जिसका अशोक से संबंध है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, रानी अभिलेख। आप कहेंगे भैया जहांगीर तो बहुत बाद में आया इनके, उसके बारे में इसको कैसे पता? दरअसल में ये कहना ये चाह रहा है कि किसका लेख मिलता है स्तंभ पर, इसके बारे में किसने लिखा है, किस मुगल शासक ने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखा है, तो वो कौन है? वो जहांगीर है, सलीमू है, सलीमू। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? बताएंगे। पैट 2022 में पूछा गया, समुद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के या फिर कुमारगुप्त के? ठीक है, बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? किस शासक के दरबारी कवि थे? आपका समुद्रगुप्त थे, बोलेंगे भैया फटाफट से। एमपी यादव कह रहे हैं अशोक का मतलब बताओ सर। बेटा पहले आप अपने नाम एमपी का मतलब तो बता दो। कुछ भी मैंने बोला था क्लास के शुरू में, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सारे शब्द पकड़ लो। किसका क्या मतलब है, शासक का क्या मतलब है, दरबारी का क्या मतलब है? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे भैया? समुद्रगुप्त। क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त। और याद रख लेना, कभी पूछे समुद्रगुप्त का सचिव कौन था, तो समुद्रगुप्त का सचिव बच्चे हरिशेन ही थे। अच्छे बच्चे बनो हमेशा, अच्छे बच्चे एकदम। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे नहीं बेवजह की बातें इधर उधर की आधारहीन बातें करने लग जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। आगे आएंगे। समुद्रगुप्त आपका सिलेबस है, अब जाने। ठीक है, समुद्रगुप्त बच्चे मुझे बताएं पहले तो कितने वर्षों तक शासन किया? बहुत जगह 334 लिखा मिलेगा आपको, बहुत जगह 350 लिखा मिलता है, सब गलत है। 335 से लेकर के 380, इसका मतलब हुआ आपका बच्चे कितने वर्षों का शासन हो गया? क्या बोलोगे? आपका 30 + 40 और 45 वर्षों का शासन है। तो पूछे समुद्रगुप्त ने परीक्षा में, तो आप लिख के आएंगे 45 वर्ष। इसी को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा है, और विंसेंट स्मिथ ने अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। इतिहास की कौन सी पुस्तक लिखी है विंसेंट स्मिथ ने? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। इसने 9 + 12 राजाओं को हराया। तो 9 + 12 से मतलब क्या? उत्तर के 9 राजा हराए, उत्तर भारत के 9 राजा हराए, उत्तर भारत के 9 राजा, और दक्षिण भारत के बच्चे कितने राजा हराए? अब यहां पर इंपोर्टेंट प्रश्न आता है आपका समुद्रगुप्त की नीतियों से। कहते हैं उत्तर भारत के लिए समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी? वो थी प्रशबोधरण की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रशबोधरण की नीति। प्रशबोधरण की नीति क्या थी भैया, ये समझिए। दरअसल में उत्तर भारत के जितने राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता तो उनको अपने अधीन कर लिया, खुद के अधीन कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत के लिए उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। तो इस बार की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करके रखना कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या थी, कि उसने दक्षिण के राज्यों को जीता तो सही, उनको जीत करके वापस कर दिया। और यही क्या नीति है? यही नीति है ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण करके फिर मोक्ष दे दिया उनको। इसे भी किया कि ये ना समझना कि तुम आपका ताकतवर शासक हो, उत्तर में समुद्रगुप्त तुमसे ज्यादा ताकतवर शासक है, इसलिए तुमको हराना जरूरी था। तो पूछे कुल कितने शासकों को हराया? 21। कविराज यही है, कौन सा? कविताएं, वीणा वादक भी यही है, वीणा बजाता था समुद्रगुप्त भी और औरंगजेब भी। परम भागवत इसको भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को भी। परम क्रमांक लिच्छवियों का ये देवता है, लिच्छवियों का देवता है। काच इसी को कहा जाता है, काच। यह संगीत प्रेमी था, सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके दरबारी हरिशेन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। इसके पास एक संगठित नौसेना थी। इसी के समय के आपका बाद में गुप्तों के द्वारा लिखा गया भानुगुप्त ने सती प्रथा का उल्लेख किया है एरन अभिलेख में। भाषा रही है एरन अभिलेख की क्या? आपका संस्कृत। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? नवरत्न के रूप में कौन थे, जरा बताएंगे एक बार। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, श्रीगुप्त थे, या फिर आपका समुद्रगुप्त थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इन्हीं को बाद में किसने? अकबर ने कॉपी किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल पूछे आपसे तो किसके पुत्र हैं ये जरा बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414। तो 380 में अभी मैंने बताया था कौन रहे, 335 से 380 तक कौन रहे? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता है, उनका नाम है समुद्रगुप्त। क्या बोलोगे? समुद्रगुप्त इनके पिता है। ठीक है, आगे। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? गुप्त वंश के दौरान लिखी गई रचनाओं में से नाम आता है। तुलसीदास के द्वारा रामायण को लिखा गया, वेद व्यास जी द्वारा महाभारत को लिखा गया, वाल्मीकि द्वारा रामायण को लिखा गया, तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है बताएंगे एक बार? अवधि में लिखी है। किसमें लिखी है? अवधि में भैया लिखी है। और वाल्मीकि जी ने रामायण को किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। क्या बोलेंगे? संस्कृत में लिखा है। ठीक है, वेद व्यास जी ने महाभारत संस्कृत में। पंचतंत्र की कथाएं बच्चे विष्णु शर्मा की कथाएं हैं, जिसमें क्या है आपका जनरल नीति की कहानियां दी गई हैं। और बाइबिल के बाद में मैं आपको बताता रहा हूं कि सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली पुस्तक वो पंचतंत्र है। बाइबिल के बाद दूसरे नंबर पर आती है सेले में। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं बच्चे? दिखाओ जरा, मजा आएगा, दौर आएगा, समझा नहीं मैं। भानु तुम दिखा दो नहीं, सबर करो, नवीन सर की क्लास में पढ़ने का मजा आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, आरडब्ल्यू वालों का दौर आएगा। मोनू कुमार जी बेटा नहीं मानेगा। फिल्मी बनने में मजा आता है, पढ़ लो। ठीक है, थोड़ी मस्ती ठीक है, ज्यादा नहीं कि कमेंट को बार बार करो, एक बार कर दिया करो बस, काफी हो। चरक संहिता का संबंध किससे है? बोलेंगे चिकित्सा से है। किसने लिखी है? चरक ने ही लिखी। ठीक है, गुप्त वंश के दौरान लिखी गई है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है?
कुव्वतुल इस्लाम। लोह स्तंभ बच्चे किसने बनवाया? ये बनवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा ऐसा आपका बच्चे लोहा है जिस पर आज तक खुले में होने के बावजूद भी जंग नहीं लगा है। क्या बोलेंगे? जंग नहीं लगा है। तो क्या बोलेंगे? किसकी स्मृति में? चंद्र की स्मृति में, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत का मतलब होता है बच्चे रजत पदक, सिल्वर मेडल, यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला। गुप्तों के समय पर बच्चे, गुप्तों के समय पर जब गुप्त वंश था तो जो सोने के सिक्के थे उनको बोलते थे क्या? दिनार। सोने का सिक्का क्या कहलाता है? गुप्त वंश के दौरान सोने का सिक्का क्या बोलते थे? इसको दिनार कहते थे। गुप्त वंश के बारे में आप सबको पता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? वो गुप्त वंश को बोलते हैं। तो गुप्तों के द्वारा बच्चे सोने का सिक्का, ठीक है, और फिर चांदी का सिक्का इनके द्वारा चलाया गया। तो चांदी के सिक्के को ये लोग बोलते थे रुपयक। क्या कहते थे? रुपयक। तांबे के जितने भी सिक्के गुप्तों के द्वारा चलाए गए उनको इन्होंने कहा है कौड़ी। क्या कहा है? कौड़ी कहा है, ठीक है। तो यहां पर देखने की बात है, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। अशोक के 9 रत्नों में से कौन सा एक है जो ज्योतिष से संबंधित था? किससे बोलेंगे? कौन से? आपका एस्ट्रोलॉजी से। वररुचि था। वररुचि का संबंध है बच्चे व्याकरण से। ये एक व्याकरण थे, व्याकरण यानी व्याकरण का जानकार थे। शंकु बच्चे ये आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार थे। छपणक का संबंध ज्योतिष से है और अमर सिंह का संबंध है कोशकार कहते हैं इनको। इन्होंने एक कोश की रचना की थी, अमरकोश। क्या बोलोगे? अमरकोश। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? बड़े भाई की। दरअसल में बच्चे समुद्रगुप्त जो था आपका, समुद्रगुप्त के 2 बेटे हैं। एक था आपका बड़ा भाई रामगुप्त। क्या बोलोगे? रामगुप्त कहानी लिखवाई है मैंने इसमें। तो क्या बोलेंगे? वो कौन है आपका? हम बोलेंगे कि बड़े भाई की हत्या करके किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कैसे? समझे। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। एक का पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दूसरा पुत्र है रामगुप्त। ये बड़ा पुत्र है। ये कौन सा पुत्र है? बड़ा पुत्र है। ये छोटा पुत्र है। दरअसल में इन दोनों का प्रेम था आपस में, ध्रुव देवी और आपका किसका? छोटे पुत्र का। शादी से पहले की बात बता रहा हूं। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन विवाह संबंधों की तरह कुछ ऐसा हुआ, समुद्रगुप्त ने वचन दे दिया कि रामगुप्त यानी जो राजा है, और गद्दी पर भी कौन आया था समुद्रगुप्त के बाद में कुछ समय के लिए, ये कमजोर शासक था, तो वचन दे दिया गया, जैसे बाहुबली में दे दिया था उसने, आपका राजमाता ने बाहुबली से बगैर पूछे। तो ऐसा ही इसने कह दिया कि भाई रामगुप्त, अब वो भी देखो ध्रुव देवी के घर वाले भी क्या चाहेंगे कि जो राजा है उसी से शादी हो, वो भी खुश थे, लेकिन दोनों का प्रेम था, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब ये इतना कमजोर शासक था रामगुप्त कि इसके समय पर एक शक राजा था रुद्र तृतीय। ये ध्रुव देवी इतनी सुंदर थी कि शक शासक ने कहा कि ध्रुव देवी हमें दे दो रामगुप्त, नहीं तो जान से मारे जाओगे और राज्य छोड़ना होगा। तो ये क्या कहता है भाई साहब? अपनी पत्नी देने को तैयार हो गया। ले जाओ पत्नी को, तुमने सोचा राज्य रहेगा, बहुत सुंदर नारिया, क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ पत्नी को। मतलब अपनी घरवाली को देने को तैयार हो गया। इसलिए उसको लिखा गया है कि गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? वो रामगुप्त हुआ, ठीक है। ये नाटक देवी चंद्रगुप्तम से हमको पता मिलता है, जो किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। अब भैया वही बात हुई, ध्रुव देवी ने कहा जाकर के चंद्रगुप्त द्वितीय से, हमको तो तुमसे दूर होना ही नहीं था, लेकिन कायनात ने हमको तुमसे दूर कर दिया, और दूर भी ऐसा कर दिया कि हम तुम्हारी भाभी हो गई। दूरी हो जाए तो ठीक है, लेकिन घर में ही भाभी हो गई। होनी दोनों की शादी थी, वो दोनों की गई। ये कौन है? कबाब में हड्डी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बोला यार घर बताओ, भाभी को देने को तैयार है, अच्छा इसको शादी होगी दोनों की। इन्हीं दोनों से पुत्र बाद में पैदा हुआ इनको, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो अगला सम्राट बना, यहाँ पे याद रखेंगे। ये शकों का खात्मा किया किसने? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम सकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सकारी। शक धन अरी, शकों का दुश्मन, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानिए। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर मैंने समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताया था, ये भी आपका सिलेबस है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 एडी से 414 एडी तक रहे। एक विक्रमी संवत उज्जैन के शासक ने चलाया। हम लोग सोच लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, नहीं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से बहुत पहले शासक थे, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। उपाधि सकारी है, विक्रमांक, परम भागवत, विक्रमादित्य, 14 विक्रमादित्य हुए हैं भारतीय इतिहास में, तो ये विक्रमादित्य एक उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। कालिदास, जिनको हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर इसीलिए क्योंकि जिस तरह से शेक्सपियर ब्रिटेन के एक लेखक है, उन्होंने वहां प्रेम कहानियां लिखी हैं, रोम जूलियट, आपका मैकबेथ, ओथेलो, आपका क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, बहुत चर्चित कहानियां इन्होंने भी लिखी हैं। तो ऐसे ही भारत में प्रेम कहानियां, मेघदूतम एक प्रेम कहानी है, एक पत्नी से बिछड़ जाता है बेचारा यक्ष, उसकी कहानी है। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें दुष्यंत और शकुंतला जिनके बेटे के नाम भरत के नाम पर भारत है, उसका नाम विक्रमोर वर्षीयम, मालविकाग्नि मित्रम और कुमार संभवम। ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। दूसरे थे इनके दरबार में वराहमीर, जिनका संबंध किससे था? खगोल से और गणित से था। खगोल और गणित के जानकार थे मित्र, जिनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं? आपका व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका और व्रत जातक। जब आप दिल्ली जाएंगे तो हम पर देखते हैं महरौली, जहां पर कुतुब मीनार है, जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय का लोहे का स्तंभ है, आप कभी जाए तो देखना। तो वो क्षेत्र था वराहमिहिर, यानी कि मिहिर की हवेली। उस मिहिर की हवेली को हम लोग क्या बोलते चले गए? क्योंकि मिहिर को चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक हवेली दी थी कि तुम आराम से अपना रिसर्च करो, शोध करो, और भारतवर्ष के लिए जरूरी है वो काम तुम करो। तो मिहिर की हवेली को ही आज हम महरौली बोलते हैं। शंकु वास्तुकार था। छपणक का संबंध ज्योतिष से है, जो प्रश्न पूछा गया। अमर सिंह ने अमरकोश पुस्तक को लिखा है, ये बुक है। घटकर पर मुख्य सलाहकार था। धनवंतरी चिकित्सक है, बहुत पूछे जाते हैं, इस बार शायद आपसे पूछे जाए। वररुचि आपका मैंने बता दिया व्याकरण से। बेताल भट्ट जादूगर है और सिंहासन 32 पुस्तक लिखी है। इसी के समय पर फाहियान आया 399 से 414 एडी। फाहियान की पुस्तक का नाम फाक्यों की है। चीनी लेखक भारतीयों को यंतु कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 राजधानियां थी। क्या थी? 2 राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से किया और इनकी मदद लेकर रुद्र तृतीय को हराया था, जो शकों का शासक था, ठीक है। तो कौन थी अपनी पुत्री? प्रभावती गुप्ता। कौन सा नाम है? पुत्री का क्या नाम है? प्रभावती गुप्ता। बाद में इन्होंने संचालन भी किया है वाकाटक का, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम राज्य के शासक, कदम्बों के शासक बच्चे, कदम राज्य के शासक थे काकुत्स वर्मा, और आपका की बेटी से अपनी पुत्र का विवाह करवाया, यानी एक से तो बेटी का और एक से पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पास कूटनीति थी अपने साम्राज्य को मजबूत और विस्तार करने के लिए, ठीक है। आगे इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता।
इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता, तो क्या बोलेंगे, ये मथुरा अभिलेख में लिखा हुआ है। मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख, मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया है, ठीक है। और इस पर इनका नाम क्या मिलता है, चंद्र, जो आपका पैट में पूछा भी गया। सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रामदान किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत देवी चंद्रगुप्तम है, जिसके लेखक विशाखा दत्त है। कौन है जी, विशाखा दत्त, जिसके लेखक हैं। कभी गलती नहीं करनी है, कोई दिक्कत। अब आते हैं हर्षवर्धन की तरफ। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी, मोखरी वंश के शासक थे, यहां पर समझेंगे। मोखरी वंश था एक बच्चे, उत्तर प्रदेश में क्या राजधानी थी उनकी, कन्नौज। कन्नौज कहां है, यूपी में। और थानेश्वर में था एक वर्धन वंश, एक दिमाग में इमेज बनाएंगे, वर्धन वंश कहां पर है, हरियाणा में, हरियाणा में। और ये कन्नौज में क्या है, मोखरी वंश है। इन दोनों की रिश्तेदारी हो जाएगी। मोखरी वंश की बेटी की शादी हो जाएगी वर्धन वंश के बेटे को, ठीक है, इनकी राजा हर्षवर्धन की बहन की। बाद में इनके जीजा की हत्या हो जाएगी, बहन का अपहरण हो जाएगा। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजधानी ये कहां लेकर के गए बाद में, थानेश्वर से कन्नौज। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, कौन व्यक्ति था। हर्षवर्धन बच्चे उत्तर भारत के एक महान शासक रहे, यहाँ पर आपको देखना होगा। तो जब उन्होंने उत्तर भारत में विजय प्राप्त कर ली, तो यहाँ नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने प्लान बनाया कि अब हमको दक्षिण की तरफ चलना होगा। और दक्षिण की तरफ चलने का जैसे ही उन्होंने सोचा, तो पुलकेशिन द्वितीय ने, मुझे बताएंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, क्या बोलोगे, नर्मदा नदी के तट पर 618 एडी में हराया था, 618 एडी में हराया था, ठीक है। तो यानी कि फिर इनका साम्राज्य उत्तर तक ही रह गया था, दक्षिण नहीं जा पाए थे। क्या बोलेंगे, दक्षिण नहीं जा पाए थे। अब बताएंगे हर्षवर्धन के बारे में, मुझे बताएं हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो 590 एडी में हुआ। क्योंकि आपका सिलेबस है तो बेसिक जानकारियां भी सारी गूढ़ तरीके से होनी चाहिए। जन्म बोले, गद्दी पर किस अवस्था में बैठे, गद्दी पर बैठे 16 वर्ष की अवस्था में, यानी कि आपका 606 में, और 647 तक ये शासनकाल है, ये रीन पीरियड है, ये आपका शासनकाल है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है। आप मुझे बताएं किस वर्ष आया, हिनस्वांग। हिनस्वांग बच्चे 630 एडी में आया। कई बार इसके लिए बच्चे 630 ना लिख करके, 630 ना लिख करके इसके लिए 629 लिख जाता है, तो वो वर्णन ही है। नालंदा में अध्ययन करने आया था, नालंदा में अध्ययन करने आया था, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी, छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी, मराठाओं की, ब्रिटिशर्स की, मुगलों की, या फिर नायक की, या फिर नायक की बोलेंगे। गुरिल्ला या छापामार नीति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। बहुत सारे बच्चों का आंसर बहुत गजब आता हुआ। राजस्थान में बन रहा ऐसा पार्क जिसमें 1 किलोमीटर लंबी नहर, उल्टा पिरामिड और कांच का रेस्टोरेंट। तो लेखक है आपका कौन, हर्षचरित्र का बाणभट्ट। बाणभट्ट बच्चे दरबारी कवि है किसका, हर्षवर्धन का। और बाणभट्ट की अन्य रचना कौन सी है, एक और रचना बाणभट्ट ने की है, क्या नाम है, बाणभट्ट की अन्य रचना का नाम है, क्या बोलोगे, कादंबरी। कौन सी रचना है, कादंबरी रचना की है। अब पूछ रहा है कि भास्कर कौन था। भास्कर बच्चे नंदवंश का शासक है, उत्तर भारत के नंद राजवंश का एक राजकुमार था, इसने गिफ्ट भेजे और उनका उल्लेख करता है कौन, आपका उल्लेख करता है आपका बाणभट्ट, ठीक है। निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है, जो यह बताता है कि जीत पुलकेशिन द्वितीय की हुई और हर्षवर्धन की हार हुई। इसके बारे में कहां से पता चलता है, इलाहाबाद का स्तंभ उत्कीर्ण लेख है, एहोल लेख से पता चलता है। हाँ जी, एहोल लेख से पता चलता है, जो किसके द्वारा, जो पुलकेशिन द्वितीय का कवि था, क्या बोलोगे, रवि कीर्ति ने लिखा है। इसमें लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है। और ये एहोल कभी पूछे आपका संबंध किससे है, ये चालुक्य वंश से संबंध रखता है। क्योंकि हम लोगों का सिलेबस आपका हर्षवर्धन है, तो ये हम लोगों को उससे रिलेटेड चीज याद ही करनी चाहिए। क्या बोलोगे, संस्कृत भाषा में कभी भी पूछे, एहोल अभिलेख क्या जानकारी देता है, एहोल अभिलेख जानकारी देता है कि जब हर्षवर्धन उत्तर से दक्षिण भारत में जाना चाह रहा था, तो उसको किसने हरा दिया था, आपका पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। यही जानकारी हमको एहोल स्तंभ लेख से मिलती है। वेरी गुड, बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में। स्कोर नहीं बताया तुम बच्चों ने, कोई स्कोर काउंट कर भी रहा है, मैंने शुरू में कहा था स्कोर काउंट करना है, भूल जाते हो। बोलेंगे जी, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, राजवर्धन ने, आदित्यवर्धन, या प्रभाकर वर्धन, या पुष्यभूति। और बच्चे राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने, राजधानी क्या थी इनकी, थानेश्वर थी। क्या बोलेंगे, इनकी राजधानी भैया जी थानेश्वर रही है, क्या रही, थानेश्वर रही है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में किसने कान्याकुब्ज, कान्याकुब्ज किसका नाम है मित्र, कन्नौज का। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कान्याकुब्ज यानी कन्नौज में सत्ता किसने हड़प ली थी। हर्षवर्धन का ही एक मंत्री था जिसका नाम है अरुणाश्व, इसने सत्ता को हत्या लिया था। हर्षवर्धन के दो बेटे, हर्षवर्धन के पुत्रों के नाम बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन के पुत्रों की हत्या करके, पुत्रों की हत्या करके राजा हर्षवर्धन, चूंकि आपका सिलेबस है तो उनके पुत्रों के नाम बताइए, क्या क्या नाम है पुत्रों के। एक का नाम है बच्चे वाग्यवर्धन, क्या बोलोगे, वाग्यवर्धन। और दूसरे पुत्र का नाम था कल्याणवर्धन, क्या बोलोगे, कल्याणवर्धन, ठीक है, कल्याणवर्धन। प्रश्नों का आइडिया हुआ किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ते राजा हर्षवर्धन, बहुत ध्यान से देखेंगे। राजा हर्षवर्धन क्या बोलेंगे, राजा हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठे, बोलेंगे जी शासनकाल कब से कब तक का है, तो भैया जी 606 से 647। जन्म हुआ था 590 एडी में। इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती है, दुर्गावती है। गद्दी पर ये बैठ जाते 606 एडी में, ठीक है। पिता कौन थे इनके, बताएंगे जरा। पिता इनके आपका, इनके भाई का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या बोलेंगे, शायद जानकारी आगे होगी, बोलेंगे। इनके पिता का नाम बताओ, पिता का नाम क्या था, और इनके भाई का नाम बताओ क्या है। इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन, क्या बोलोगे, राज्यवर्धन। बहन का नाम पूछे तो राज्यश्री होगा, क्या बोलोगे, राज्यश्री होगा। और इनके पिता का नाम आप लोग बताएंगे। राजा हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था, माताजी का भी जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लेंगे, प्रभाकर वर्धन। वेरी गुड, बहुत शानदार, सारे बच्चों ने लिखा। जिन बच्चों को माताजी का नाम नहीं पता वो लिख लेंगे, माताजी का नाम यशोमती था, ठीक है। गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया, क्यों पराजित किया जी, दरअसल में इनकी जो बहन है राज्यश्री, इसी की शादी हुई थी कहां पर, मोखरी वंश कन्नौज में, मोखरी वंश में इन्हीं की शादी हुई, ठीक है।
मोखरी वंश में इन्हीं की शादी हुई। तो दरअसल में मोखरी वंश कहां पर था बच्चे? कन्नौज में था। कन्नौज में था। तो कन्नौज के जो पड़ोसी यहां पर थे, एक तो मालवा की तरफ से था आपका बच्चे एक देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त था मालवा की तरफ से, जिसकी नजर कन्नौज जैसे व्यापारिक नगर पर थी। और इधर से गौड़ नरेश शशांक था। गौड़ का मतलब ये पश्चिम बंगाल की तरफ था, ये इधर था। तो इन दोनों की नजर थी, देवगुप्त की भी और शशांक की, कन्नौज पर। तो कन्नौज पर इन्होंने मौका देख के हमला किया और राजश्री के पति की हत्या करके राजश्री का अपहरण कर लिया। ठीक है, राजश्री का, ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। किसको कटवा दिया था इसने? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो अब बाद में जिम्मेदारी किस पर आ गई? क्योंकि बच्चे पिता एक्सपायर हो गए थे, भाई की हत्या भी, भाई गए इसको गौड़ नरेश के पास में, ठीक है, इसको पराजित करने के लिए गए। तो लेकिन राज्यवर्धन की हत्या इस दूसरे वाले देवगुप्त ने कर दी। तो दिक्कत होगी, भाई एक्सपायर हो गए, बहन अपहरण में, जीजा खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठते हैं और कहते हैं कि हर्षवर्धन का बिल्कुल मन नहीं था सम्राट बनने का, राजा बनने का, लेकिन उनको बनना पड़ा। बाद में इन्होंने दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोजा, जो कैद से छुट करके चली गई थी। और जैसे ही उनकी बहन को पता चला था, ये तो पता ही था कि भाई मेरे पति एक्सपायर हो चुके, तो उस समय सती प्रथा वर्तमान थी, सती प्रथा मौजूद थी। तो सती होने के लिए जा रही थी, तब इन्होंने अपनी बहन को ला करके सम्मान दिया। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। इसकी राजधानी कान्याकुब्ज यानी कि कन्नौज थी। हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर 618 एडी में। अब आते हैं हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं देखेंगे। क्या बोले? हर्षवर्धन के जो नाटक हैं वो संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन ने लिखे हैं। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल में कुछ लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अपने नाटकों को नहीं लिखा, उसने तो अपने नाटक किससे लिखवा लिए? कवि धोई से लिखवा लिए थे। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला बहुत सारे ऐसे किस्से जो स्वयं हर्षवर्धन के ही हो सकते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे जी? भैया थोड़ा सा जूम कर लेंगे, थोड़ा सा जूम। तुम क्वालिटी मत बढ़ाया करो, सब कुछ हमसे ही करवाया करो। आगे आएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने लिखा है कादंबरी को, हर्षचरित्र को। हर्षचरित्र 8 भागों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक भाग को उच्छ्वास कहते हैं। इसके 3 भाग तो बाणभट्ट ने लिखे हैं और इसके 5 भाग हर्षवर्धन ने लिखे हैं। इन्हीं के दरबार में रहते थे मयूर भट्ट, जिन्होंने पुस्तक लिखी है सूर्य शतक और मयूर शतक। मतंग दिवाकर का संबंध किसके दरबार से है? आपका हर्षवर्धन, कोई पुस्तक नहीं। भरतहरि का संबंध किससे है? वो बच्चे भरतहरि किसके दरबारी थे? तो कहेंगे राजा हर्षवर्धन के। हाँ, नेट बचाते रहते हैं, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई बच्चे? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आराम से पक्का एक रिवीजन करना, लास्ट में गागर में सागर लगाएंगे, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्रॉमिस। इसी के लिए जाने जाते हैं। सोढल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है। क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष किसने कहा है? सोढल ने कहा है। इसी के समय पर हेनस्वांग आया, चीन से आया। इसी को हम बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार। बहुत पूछा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, क्या बोलेंगे? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। बहुत बढ़िया सागर मौर्य जी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मेरे मित्र। ठीक है, वेरी गुड। विकास यादव जी रो रहे हैं, सर जी प्लीज हमारा कमेंट पढ़ लो। पढ़ता नहीं हूँ बेटा, मैं गलती से बोल दिया मैंने तुम्हारा नाम, में पहले कमेंट पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कमेंट काम का है, अच्छे बच्चे का है तो नाम पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मुझे पता चले तुम कमेंट पढ़ने के लिए कह रहे तो बिल्कुल नाम नहीं पढ़ते। यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इसको यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका वर्णन है भारतीय इतिहास के बारे में वो सबसे विश्वसनीय है जो इसमें लिखा है। इसको तशांग भी कहते हैं। याद है दलाई लामा भारत किस वर्ष आए थे जरा बताएं? तो आप कहेंगे भैया दलाई लामा ने भारत में आकर के शरण ली थी 1959 में। दलाई लामा को चीनी सरकार घेरना चाहती थी, तिब्बत क्षेत्र पर उन्होंने हमला कर दिया था। दलाई लामा भारत क्या एक बौद्ध गुरु है, देखे होंगे आपने। तो ये अपने साथ में हिंसवांग की खोपड़ी लेके आए, तसांग की खोपड़ी। बिहार संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। तो कहते हैं कि भैया ये लो, भारत सरकार से बोले मेरे पास तो ये तसांग की खोपड़ी यानी हिंसवांग की खोपड़ी है। ठीक है, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। 18 महीने नालंदा में हिंसवांग ने अध्ययन किया है, महायान शाखा का अध्ययन किया है। जिस समय ये आया उस समय कुलपति जो थे नालंदा के वो सिलभद्र थे और विद्यार्थियों और शिक्षक का जो अनुपात होता था वो 5:1 होता था, यानी 5 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता था ऑफलाइन में, क्योंकि बहुत दूर तक आवाज नहीं जाएगी पीछे तक। तो कम रेशियो और अच्छे रेशियो के साथ में नालंदा में मेंटेन किया जाता था। भारतीय ज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था बताएंगे? आप कहेंगे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसमें अपना यात्रा विवरण जो लिखा है हिंसवांग ने सीयू की पुस्तक में लिखा है और हिंसवांग की जो जीवनी है वो विहली ने लिखी है। क्योंकि पुस्तक के कुछ वर्णन है उस समय बोलता है कि हिंसवांग ने अपनी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया? भारत का कन्नौज। इसीलिए तो कन्नौज के लिए झगड़ा था, इसीलिए तो कन्नौज जैसे जो मजबूत और व्यापारिक नगर को हर कोई हड़पना चाहता था। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कांची, दक्षिण भारत में भी कांची के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। हर्ष की सेना चतुरंगिनी सेना थी, मतलब 4 भागों में विभाजित थी। पैदल, घोड़े, आपका बच्चे बोलते रहे, फिर आपका घुड़सवार हो गए, तीरंदाज हो गए, और उधर आपका फिर कौन होते थे? हाथी वाली सेना। हर्ष का नाम सलादित्य भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सलादित्य। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था बताएंगे जरा? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कौन है? क्या बोलेंगे जी? कुतुबुद्दीन ऐबक है क्या, गजनी है कि कासिम है? कासिम है बच्चे। 712, क्या बोलोगे? 712 में आया और भारत पर यह पहला अरब अटैक था। क्या था? भारत पर पहला अरब आक्रमण है। अरब आक्रमण है, किसके खिलाफ किया था बोलेंगे? कौन था? सिंध में राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर के खिलाफ यह आक्रमण किया गया था। राजा दाहिर के खिलाफ यह आक्रमण किया गया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? पहले तो मुझे बताएं गजनवी अरबी था कि तुर्क था? तो आप कहेंगे भैया पहला आक्रमण अरबियों की तरफ से हुआ, अरबियों की तरफ से हुआ, और अरबी आक्रमण करने वाला कौन था? वो काशिम था। और अगर मैं बात करूं आपका तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो तुर्क आक्रमण सबसे पहले सुबुक्तगीन के द्वारा। किसके द्वारा? सुबुक्तगीन के द्वारा, जो गजनी वंश का था। और सुबुक्तगीन के बाद में फिर आया गजनवी। बाद में कौन आया? गजनवी आया, जिसको हम गजनवी भी कहते हैं। तो गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है वो कौन है? पहले तो गजनवी के बारे में ये जानो कि गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए वो 1000 से 1027 के बीच में किए, जिसमें से सबसे प्रमुख अगर पैट देने जा रहे हो तो 1025 का 16वां आक्रमण ना भूलना। 1025 का 16वां आक्रमण किस पर ना भूलेंगे भैया जी? सोमनाथ मंदिर पर जो इसका आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। गुजरात में ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब पूछा है कि इसका दरबारी इतिहासकार कौन? हसन निजामी, कुतुबी की फिरदौसी की चंद्रबरदाई। तो क्या बोलेंगे भैया? क्या हो जाएगा? बोलेंगे फटाफट से, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
फिट आंसर आना चाहिए एकदम। 1025 बहुत ठीक। हाँ 16 आक्रमण था, क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए इसके कुल आक्रमण जो थे ना, कुल आक्रमण जो थे इसके वो 17 है। कुल कितने आक्रमण किए इसने भारत पर? 17 आक्रमण किए, ठीक है 17 में से 16वां सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलोगे इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। उतबी कौन है? उतबी। और क्योंकि उतबी ने इसके वंश के बारे में जानकारी दी है, इसने लिए किताब उल यामिनी पुस्तक लिखी है, आपको पता होनी चाहिए। किताब उल यामिनी पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी कौन है भैया? इसमें किताब तो समझ में आ जाता है। यामिनी दरअसल में बच्चे यामिनी वंश को बताती है। तो कभी पूछे जो ये तुर्क लोग थे इनका वंश कौन सा था, तो इनका वंश था यामिनी वंश। कौन सा? गजनी के जो सरदार थे इनका वंश था यामिनी वंश, ठीक है। फिरदौसी की कौन सी रचना है भैया? शाहनामा है, जिसको ईरान का पवित्र ग्रंथ, या बोले तो पवित्र तो नहीं, प्रसिद्ध ग्रंथ कहते हैं। चंद्रबरदाई की बच्चे पृथ्वीराज राशो है, जो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताती है, पृथ्वीराज राशो है। और हसन निजामी की पुस्तक है बच्चे ताजुल माशिर, ताजुल मासिर, जो आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देती है, ताजुल माशिर, ठीक है। आगे समकालीन लेखक जो आपका गजनवी था, जब गजनवी आया तो भारत में और कौन कौन लेखक आए? एक आया इसके साथ में फिरदौसी, जिसको हम पूर्व का होमर बोलते हैं। होमर दरअसल में बच्चे यूरोप का एक लेखक था। सिकंदर इसकी कविताओं को पढ़ता था। सिकंदर आपने पढ़ा हो कभी, सिकंदर की फेवरेट बुक है इलियड। वो इलियड किताब जो लिखी है वो होमर ने लिखी है। तो होमर ने वीरता की पंक्तियां लिखी हैं, पोइट्री लिखी है उसने, आपका बोल्डनेस के ऊपर, बहादुरी के ऊपर। ऐसे ही इससे लिखवाया किसने? आपका गजनवी ने। कहता है मेरे बारे में तुम तारीफ लिखो, तो वो शाहनामा में लिखी गई है। फारसी भाषा में, ईरान का महाकाव्य यही है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी ने जो लिखा है आपका किताबुल हिंद को अरबी भाषा में लिखा है। किसमें? अरबी भाषा में। इसी किताब को हम तारीख हिंद भी कहते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है? अलबरूनी है। उतबी की किताब बच्चे किताबुल यामीनी है, यही कौन है? गजनवी का सरकारी इतिहासकार है। और वैहाकी ने लिखी है तारीख सुबुक्तगीन, जो भारत में 1986 में सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था राजा जयपाल के खिलाफ। 986 में अटैक किया था, ठीक है 986 में। तो जो सुबुक्तगीन ने अटैक किया उसके बारे में जानकारी देता है वैहाकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आएंगे। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? कौन सा था? तो क्या बोलेंगे भैया? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, या फिर आपका क्या बोलोगे? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में बच्चे कुछ भी प्रश्न पूछे तो मोहम्मद गोरी पहले तो याद रख लेना 1175 मुल्तान में आया। मोहम्मद गोरी, क्या बोलोगे? गोरी के बारे में क्या क्या पेपर के लिए फैक्ट याद रखने हैं? गोरी आया मुल्तान में 1175 में। 1178 में ये आया पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि ये किससे टकरा जाता है? ये चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय से टकरा जाता है। भीम द्वितीय, इनकी माता जी का नाम बताओ। भीम द्वितीय ने बहुत बुरी तरह से हराया, बहुत बुरी तरह से हराया गोरी को। गोरी फिर इधर मुड़ के नहीं आया। 13 साल बाद आता है 1191 में, और यहाँ पर लड़ता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बोलोगे? तराइन प्रथम लड़ता है। और तराइन प्रथम में क्या होता है? फिर से आपका जीत होती है पृथ्वीराज चौहान जी की। क्या बोलोगे? जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान जी की होती है, जिनको पृथ्वीराज थर्ड हम बोलते हैं, या जिनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से इनकी क्या हुई? आपका जीत हुई। गोरी फिर से हारा। गोरी फिर से हारा तो गोरी ने कहते हैं अगले 1 वर्ष तक ना कपड़े बदले ना कुछ, बस एक ही तैयारी की, पृथ्वीराज चौहान जी को हराना है। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन सेकंड हुआ। इसमें किसकी जीत हुई है? इसमें गोरी की जीत हुई है पृथ्वीराज चौहान जी से। क्या बोलोगे? गोरी, गोरी की जीत। ये दोनों युद्ध कैसे हैं? दोनों के दोनों युद्ध ऐसे हैं जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच लड़े गए। गोरी ने अगला युद्ध लड़ा अपने सहयोगी किससे? चंदावर का युद्ध, जिसने गोरी को बुलाया पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ में। और चंदावर का युद्ध उसी किससे लड़ा? आपका जयचंद से लड़ा। तो इसमें जीत किसकी हुई है? इसमें भी जीत गोरी की हुई। गोरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? गोरी की जीत हुई। किससे गोरी की जीत हुई? जयचंद से। यहाँ गोरी की जीत किससे हुई है? आपका क्या बोलोगे? आपका पृथ्वीराज चौहान जी से। अब इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्लिम शासक और देवी लक्ष्मी के सिक्के क्यों जारी कराता है? दरअसल में बच्चे अब से पहले जो लोग आए, जैसे मान के चलो आपका अब से पहले आए थे अरबों में कासिम आया, तो कासिम राज्य स्थापना के लिए नहीं आया, कासिम आया सिर्फ लूट के लिए और इस्लाम का प्रचार करने। ऐसे ही इसके बाद में फिर आपका आया कौन? गजनवी आया। तो गजनवी भी क्यों आया? आपका इसका भी काम यही था, लूटने आया था, कोई साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था। लेकिन गोरी की सोच इनसे अलग थी। गोरी भारत में एक केंद्रीय साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। तो इसलिए गोरी ने जनता का विश्वास लेने के लिए कि हमारे देवी देवताओं का सम्मान कर रहा है, देवी लक्ष्मी के सिक्के जारी कराए थे, ठीक है। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? संगमरमर पर अकबर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? शाहजहां। क्योंकि बच्चे शाहजहां ने ही ज्यादातर काम कराए हैं किस पर? आपका जो संगमरमर से कराए। और सबसे प्रसिद्ध संगमरमर पर बच्चे ताजमहल हुआ। कौन? ताजमहल, आपका ताजमहल हुआ। लेकिन यहां पर हमको एक बात सोच लेनी चाहिए, अगर पूछे संगमरमर का पहला प्रयोग किस इमारत पर हुआ है, तो वो एतमा उद्दौला का मकबरा है। क्या बोलोगे? एतमा उद्दौला का मकबरा है। और बच्चे बताएंगे एतमा उद्दौला का जो मकबरा है, एतमा उद्दौला का जो मकबरा है मित्र, मुझे बताओ आप एक बार। एतमा उद्दौला का जो मकबरा है, ये पहली इमारत है जिस पर पित्रादुरा, पहली इमारत है जिस पर पित्रादुरा या फिर संगमरमर का प्रयोग हुआ। कैसा संगमरमर का? सफेद संगमरमर का। एतमाउद्दौला का मकबरा किसके लिए? गियास बेग की याद में जहांगीर के समय पर बनवाया गया और नूरजहां ने बनवाया था। क्या बोलोगे? नूरजहां ने बनवाया था। पित्रादुरा क्या होता है भैया? पित्रादुरा एक नक्काशी होती है। आप कभी ताजमहल की दीवारों को देखना, फोटो ही देख लेना जूम करके, उस पर जो नक्काशी हुई है, ठीक है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्या होगा? शेरशाह सूरी। मैं आपको एक क्रम बता देता हूं, क्रम समझना पहले, ठीक है। सारा ही क्रम समझेंगे, पहले इस प्रश्न से पीछे चलते हैं, पहले समझने का प्रयास करें। यहाँ पर समझें, पहले भारत में बच्चे दिल्ली सल्तनत आई। कौन आई? दिल्ली सल्तनत। इंपॉर्टेंट राजाओं के शासन काल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सबको याद करने लगे, आवश्यकता ही नहीं है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, इसका एक फोटो लेना। ये कौन सा वंश है? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश में किस किस के शासन काल याद रखें? गुलाम वंश पूरा रहा है 1206 से 1290, ठीक है। खिलजी वंश रहा है बच्चे आपका
खिलजी वंश रहा है, और इसी एक स्लाइड से हम कम से कम आपका 30-40% कवर कर लेंगे। 1290 से 1320 रहा है। तुगलक वंश जो रहा है बच्चे आपका, ये तीसरा राजवंश था दिल्ली की गद्दी पर। तुगलक कब से कब तक रहे? 1320 से 1414 तक रहे। सैयद कब से कब तक रहे मित्र, बताएंगे एक बार, सैयद कब से कब तक रहे? और अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद में, क्लियर होने चाहिए सबके। 1414 से 1451 तक रहे मित्र। और फिर आपका लोधी वंश, और आप देखेंगे इसी एक स्लाइड से प्रश्न आपको मिलेगा। 1451 से 1526। पहले तो मुझे बताएं दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय के लिए कौन रहा? तो आप कहेंगे सबसे कम समय के लिए 30 साल रहे हैं खिलजी। सबसे अधिक कौन रहा भैया? तुगलक वंश रहा है। कितने साल रहा है तुगलक वंश? आपका 94 वर्ष रहा है। तो गुलामों के बारे में एक बात याद रखो, गुलामों के बारे में एक बात याद रखो कि जो संस्थापक सबके पता होने चाहिए तुमको। संस्थापक बोलो पहले तो, इसका कौन है? ऐबक है, ऐबक। खिलजियों का कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है आपका। और तुगलकों का भाई साहब आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? जीएसटी है, गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। सैयदों का कौन है? ये खिज्र खां है। कौन है मित्र? खिज्र खां है। लोदियों का भैया जी कौन है? लोदियों का बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी है। अब आती है बात काम की, देखो इंपोर्टेंट शासक और सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। गुलाम वंश में याद रखो बच्चे शासनकाल एक तो आपका ऐबक का ही, ऐबक का शासनकाल रहा है 1206 से 1210। 1210 ऐबक के बाद में बच्चे इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखो, इसमें इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखो जो रहा है 1211 से 1236। रजिया सुल्तान का शासनकाल याद रखो, किसका? रजिया सुल्तान का, भारतीय या तुर्की इतिहास की पहली सुल्तान। क्या बोलेंगे जी? 1236 से 40। ऐसा नहीं है इनके बीच में शासक नहीं है, ये मैं बता रहा हूं जिनके शासनकाल आपसे पूछे जाते हैं बार बार। बलबन का शासनकाल याद रखो 1265 से लेकर के, या 66 भी कई बार लिखा रहता है, 87 तक होगा। 4 शासनकाल तो ये याद रखने हैं, ठीक है बोले। और खिलजी वंश की अगर बात आई बच्चे, खिलजी वंश में तो 2 ही नाम याद रखने हैं, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और आपका इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि 30 वर्षों के शासन में अकेला 20 वर्ष तक तो अलाउद्दीन खिलजी ही रह गया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की 1290 में, 6 वर्षों के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ही मरवा दिया इसको। और 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। 2 इनके याद रखो। यहां पर तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक रहा 1320 से लेकर के 1325। इसके बाद में आता एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक रहा 1320 से लेकर के 1325। इसके बाद में आता एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 है। और इसके बाद में आपका फिर आता है एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वो 1351 से 1388 था। 3 इसमें याद रखें। खिज्र खां में कुछ याद नहीं रखना। लोदियों में याद रखो सबसे इंपोर्टेंट संस्थापक बहलोल लोदी, क्योंकि पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजा है जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया, तो वो यही है। 1451 से लेकर के 1489 तक शासक रहा। इसके बाद में फिर सिकंदर लोदी इस गद्दी पर आया। कितने वर्ष रहा बहलोल लोदी, जरा बताएं। सारे दोस्तों से आंसर चाहूंगा, बहलोल लोदी कितने वर्ष रहा? सिकंदर लोदी मित्र 1489 से 1517 शासक रहा। और सिकंदर लोदी के बाद में फिर आपका क्या बोलोगे? सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी, ये आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। क्योंकि बच्चे दिल्ली सल्तनत जो है ना आपकी, ये शुरू होती है 1206 से और खत्म होती है ये 1526 तक। यानी दिल्ली सल्तनत कुल 320 वर्षों तक एग्जिस्टेंस में रही, 320 वर्ष। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? ऐबक, जिसका शासनकाल है 1206 से 1210। ये दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तान है जो आपको जिनके कार्यकाल पता ही होने चाहिए। बहलोल लोदी बच्चे आपका कितने वर्षों तक? आप कहेंगे भैया जी 38 ईयर। इससे ज्यादा वर्ष तक बच्चे दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तान नहीं रहा। हाँ, मुगलों में रहे अकबर, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, उनके शासनकाल 49 और 46 वर्षों के हैं। लेकिन दिल्ली की इन 5 वंशों में सबसे बड़ा शासनकाल है। तो दिक्कत मित्र इतनी बात में, मैं पूछूं दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है, मैं पूछूं अंतिम वंश कौन सा है, मैं आपसे पूछ लूं तीसरा वंश कौन सा है। ले चुके स्क्रीनशॉट, गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए जिसने जजिया फिर से लगा दिया। दरअसल में जजिया का अपना इतिहास रहा है बच्चे। कभी पूछे सिंध क्षेत्र पर जजिया किसने लगाया था? ये जजिया लगाते थे कि ये लगता था जो लोग मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते थे, तो सिंध क्षेत्र में इसको काशिम ने लगाया था। क्या कहेंगे भैया? काशिम ने लगाया था। लेकिन काशिम ने जब इसको लगाया बाद में कश्मीर क्षेत्र पर इसको फिर लगाया, कश्मीर में लगाया था ऐबक ने। कश्मीर में किसने लगाया था? ऐबक ने लगाया था, ठीक है। ऐबक के बाद में बच्चे इसको फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने इसको लगाया ब्राह्मणों पर भी, पूछा जाता है ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया। तो फिर ये जजिया हटा दिया गया क्या? हाँ, 1564 में अकबर ने हटा दिया। अकबर ने क्या कर दिया था? हटा दिया था। तो कहने का मतलब है जजिया हो गया भैया खत्म। तो अकबर ने हटा दिया, तो फिर किसने लागू किया था इसको? क्या बोलोगे भैया? औरंगजेब ने इसको लागू किया था। फिर से क्या बोलेंगे? औरंगजेब ने इसको लागू किया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दिल्ली सल्तनत के बच्चे कुछ वंश आपका विभाग दिए हुए हैं। दीवान ए बंदरगान का संबंध क्या तुगलक वंश से है? बोलेंगे एक बार, एकदम से सही है। दरअसल में दीवान ए बंदरगान दाशों के लिए था बच्चे, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्या बोलोगे? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए मुस्तकराज ये बच्चे आपका अलाउद्दीन खिलजी का था। दीवान ए अमीर को ही कोई पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक। और एक सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, बहुत पूछा जाता, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये आपका ये किसानों के लिए था। किसके लिए? किसानों के लिए था, ठीक है। रेवेन्यू के लिए दीवान ए मुस्तकराज था। तो बाकी कोई ठीक नहीं है, ये बलबन का होगा। आगे चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चंगेज खान नहीं, कुछ नहीं। चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बलबन के शासनकाल में किया, या आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में? इल्तुतमिश का शासनकाल क्या रहा, जरा बताएंगे बच्चे अभी। तो आप कहेंगे इल्तुतमिश भैया जी आपने बताया 1211 से 1236 रहा। तो मित्र यहाँ पर एक बात देखने की है कि चंगेज खान जो मंगोलों से आया, उस समय तक जो मुस्लिम नहीं था, बौद्धों का एक विकृत रूप समानिष्ठवादी थे, जब देश में आए तो यहाँ पर इसने 1221 में आक्रमण किया। दरअसल में अपनी अकलमंदी से इल्तुतमिश ने उस आक्रमण को विफल कर दिया था योजना से। और कभी पूछे चंगेज खान से 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक, चंगेज खान की मौत कब हुई? आतंक का नाम था ये। मृत्यु हुई थी इसकी 1227 में। कभी पूछे चंगेज खान ने ट्रांस अक्शियाना ईरान क्षेत्र पर कब आक्रमण किया? ट्रांस अक्शियाना पर
सारे शौक मेरे पूरे लख जानू से आपे हर जन्म च रब्बा